हमारा अगला सेशन पॉलिटिकल किस्से। ये पॉलिटिकल किस्से हम लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि लल्लन टॉप की सबसे ज्यादा पहचान यूपी की चुनावी कवरेज से पहले इसी सीरीज के लिए हुई, जिसमें हम लोग भूले बिसरे वक्त के तमाम राजनीतिक शख्सियतों के बारे में बताते हैं। कैसा था उनका सियासत का अंदाज, क्या थे नारे, क्या थे वादे, किस तरह के जुमले होते थे। आजकल जुमला बोलना भी खासा पॉलिटिकल हो गया है। एक खास रंग के लोग बुरा मानने लगे हैं और समाजवादी इस पर एक्स्ट्रा मुस्कुराते हैं। उनके ऊपर अभी जुमले वाला लेबल नहीं लगा है, उनको भैया भौजी वाले जोक से दिक्कत होती है? और सेरेलक बेबी वाला जोक तो आप लोग बुरा नहीं मानते होंगे, वो साथियों पे जाता है। फागुन है, कुछ भी बुरा नहीं। यही स्पिरिट होनी चाहिए। सियासत अपनी जगह है, हास अपनी जगह है, जीवन वैसे भी चलता रहता है, सिर्फ बटन दबाने भर का नाम जीवन नहीं है। हमारा अगला सेशन पॉलिटिकल किस्से है। पॉलिटिकल किस्से के लिए चचा हमारे थोड़ा ढीले हैं, टेस्ट मैच के जमाने के हैं। ये आशुतोष चचा हैं, यहीं बनारस में नौकरी किया करते थे। कहते हैं कि फ्लैक्स बनाया करते थे, काहे पे? कोरल पे। वहां पे इतना बुरा बनाते हैं, हम सोचते थे जिनका फ्लैक्स का ऑर्डर जाता होगा कैसे माथा कपार फोड़ के रोते होंगे। लिखते बहुत अच्छा है। कौन है पॉलिटिकल सेशन में? विजय नारायण सर। विजय नारायण जी, आइए सर, स्वागत है। विजय नारायण जी इस देश के उन नेताओं में से एक के साथी रहे हैं जिसके जीवन के, सक्रिय जीवन के अंतिम वर्षों तक कुर्ते पर कलफ नहीं लगा, खद्दर मुड़ा तोड़ा रहा, जो आखिरी तक जीवन के संघर्ष की राजनीति करता रहा। मैं बात कर रहा हूं जॉर्ज फर्नांडिस की, जिनके आप सहयोगी हैं। आपको देख के जॉर्ज साहब की याद भी आ रही है। हाँ, जॉर्ज साहब पे आप उनकी सियासत को लेकर इधर हो या उधर हो, लेकिन कभी उन्होंने अपनी संपत्ति नहीं बनाई। कभी जो आजकल होता है ना कि सभासद जी भी पहली सड़क का बिल पास होते ही फॉर्च्यूनर खरीद लेते हैं और पहले वित्त वर्ष के बाद ही मकराना का मार्बल आने लगता है। जो ईमानदार हो वो बुरा ना माने, ये बेईमानों के लिए है। ऐसे वक्त में बिना कलफ के नेताओं को देखना अच्छा लगता है, थोड़ा भरोसा बना रहता है बुजुर्गियत पर भी और अच्छी चीजों पर भी। बहुत शुक्रिया आप इस मंच पर आए। दूसरे हमारे साथी पदमपति जी, आइए सर। पदमपति जी को जाना है, मोदी जी बुलाए हैं, आइए सर, आइए। अरे ये बुरा क्यों माना जाता है? अरे भाई प्रधानमंत्री है, मिलना बुरा नहीं है। आइए सर विराज। नहीं, आप पार्टी के नहीं, प्रधानमंत्री से सब मिलते हैं। तो लोगों को बुलाया गया उसमें से सर, प्रधानमंत्री से अखिलेश और राहुल भी मिलते हैं। कोई बुरी बात नहीं है। आइए विराजिए सर, आपसे शुरुआत करते हैं। इस देश में एक बहुत चर्चित केस हुआ था, बड़ौदा डायनामाइट केस। जॉर्ज साहब को उसमें फंसाया गया था। अब तो कह सकते हैं इत्मीनान से वो सरकार चली गई है। हाँ, वहीं आ रहा हूं। हम भी थोड़ा कभी कभी भूमिका ज्यादा देर तक बनाते हैं, टेस्ट मैच के दौर के हैं। जॉर्ज साहब को फंसाया गया था। जॉर्ज साहब के ही दौर का किस्सा है। एक कन्नड़ की मशहूर एक्ट्रेस थी, उनको भी बड़ौदा डायनामाइट केस में पकड़ा गया था, स्नेहलता रेड्डी। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि जब मैं इमरजेंसी के दौर में बेंगलुरु की जेल में बंद था तो मुझे और अडवाणी को अक्सर रात में एक औरत की चीखें सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वो हीरोइन थी जिसको प्रताड़ना दी जा रही थी, उसको मजबूर किया जा रहा था ये बताने के लिए कि जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ है, कहाँ है वो आदमी जिसकी एक आवाज पर इकलौती बार आजाद भारत में रेल का चक्का रुक गया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। सर क्या था वो केस, क्या था उसके बारे में बताइए, क्योंकि आप भी उसमें। ये कहानी शुरू होती है बनारस से ही। बनारस के बहुत बड़े नेता राजनारायण थे। चल नहीं रहा है क्या? चल रहा है, आप माइक थोड़ा पास रखें चाचा। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े लोकसभा का। बेईमानी से राजनारायण को हराया गया। राजनारायण ने मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे का फैसला 12 जून 75 को हुआ कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में गलत तरीके, गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल किया, उनका चुनाव खारिज हो गया। राजनारायण देश और दुनिया के हीरो हो गए।
उस फैसले को नाकाम करने के लिए इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया। इमरजेंसी क्या थी? संविधान स्थगित कर दिया गया, लोगों के मूल अधिकार छीन लिए गए और सामान्य कार्यकर्ता से लेके देश के बड़े नेता मोरारजी देसाई, राजनारायण, आडवाणी, अटल बिहारी, इन सारे लोगों को बिना किसी आरोप के जेल में बंद कर दिया गया। इस माहौल के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलता रहा। चूंकि जॉर्ज फर्नांडिस बाहर थे, हम लोग भी बाहर रह गए थे, इसलिए जो साथी मिले उनकी मदद से इंदिरा गांधी की तानाशाही हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों के अलावा उन तरीकों का भी इस्तेमाल किया गया जो सन 42 में इस्तेमाल हुए थे। इसलिए जब हम लोग गिरफ्तार हुए तो देशद्रोह का मुकदमा चला। और आप जानते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस जेल में रहते हुए मुजफ्फरपुर बिहार से 4 लाख वोट से जीत गए। इससे भी बड़ी घटना एक हुई जिसका हीरो बनारस का आदमी था। 77 के चुनाव में राजनारायण ने कभी न हारने वाली इंदिरा गांधी को रायबरेली से लोकसभा में हराया। राजनारायण ने उनको कोर्ट में भी हराया और कोर्ट में भी हराया। देखिए, हम बनारस में बैठे हैं, हम लोग बनारस के लोग हैं, तो राजनारायण की याद आना स्वाभाविक है। वो हमारा सबसे बड़ा हीरो था राजनारायण। 1942 में राजनारायण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे और उन्होंने यहाँ से लेके गोरखपुर तक नौजवानों का एक विद्रोही समूह खड़ा किया। अपने घर का स्टेशन राजा तालाब उन्होंने फूंका और बलिया के युवा विद्रोह में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। राजनारायण को सन 42 का देश का सबसे बड़ा युवा नेता माना जाता था और MP MLA सभी रहे। और आज़ादी के बाद राजनारायण 54 बार जेल में गए। हर तरह का अन्याय, राजनीतिक अन्याय हो या व्यक्तिगत अन्याय हो, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, 1980 में बागपत में माया त्यागी नाम की एक महिला के साथ थाने में सामूहिक बलात्कार हुआ। कोई देश का नेता ये वहां जाने को तैयार नहीं था। अकेले राजनारायण गए, सत्याग्रह हुआ, सारे लोग पकड़े गए और सारे पुलिस के सिपाही और दरोगाओं को सजा हो गई। तो राजनारायण हमारा एक प्रतिमान है, बनारस की पहचान है। ऐसे ही नेता बनारस में हुआ करते थे। साथियों, एक नेता का नाम हम लोग नहीं जानते, जरूरी है सुना देना आपका 1 मिनट। बिल्कुल, इसीलिए तो हम आपकी छांव में बैठे हैं। हमारे एक नेता थे सत्यनारायण सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी के CPM के। 1967 में वो यहाँ से MP चुने गए बनारस से। सत्यनारायण सिंह सन 42 में घर से निकले, स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया। सन 42 में जेल गए और घर से निकले तो घर वापस नहीं लौटे। मार्क्सवाद के सिद्धांत के त्याग के क्रांति के प्रतीक थे। दशाश्वमेध पे जहां हम लोग अक्सर हमारे मित्र के साथ हम लोग मिलते थे, CPM का दफ्तर था। CPM के दफ्तर में ही वो रहते थे, वहीं सोते थे, वहीं से राजनीति करते थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए रात को एक वक्त का रोटी सब्जी का खाना बनता था, वही खाकर वो जीते थे, MP होने के बाद भी, पहले भी। और उनका देहांत, उनका इंतकाल भी पार्टी के दफ्तर में हुआ, अलग कुछ नहीं था। तो ये सत्यनारायण सिंह ये राजनीतिक त्याग, विचारधारा के लिए समर्पण के प्रतीक थे। और आपने सुबह दिखाया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लड़के आए हैं, अगर यहाँ होंगे तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र संघ देश का विचारधाराओं को विद्यार्थियों तक ले जाने, उनको आंदोलित करने, उनको राजनीति की शिक्षा देने का बड़ा केंद्र था।
अभी जो 2 आदमी चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, राजेश मिश्रा इस छात्र संघ के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष रहे, एमएलसी भी थे, एमपी भी थे और अब फिर चुनाव लड़ रहे हैं। एक दूसरा उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहा है, वो श्रीवास्तव, क्या नाम है? अनिल श्रीवास्तव। अनिल श्रीवास्तव जी, ये कैंट लड़का से भी कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ का महामंत्री था। ये बहुत लड़ाकू लोग थे। अध्यक्ष था, यहाँ ठीक कह रहे। पिछले 15 साल से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो रहा है। 20 साल हो गया। एक दिन पिछले साल मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गया तो छात्र संघ का एक भवन है। जितने छात्र संघ अध्यक्ष हुए उनकी फोटो पहले लगी हुई थी उसमें। लोहिया जयंती थी, विद्यार्थियों ने मुझे बुलाया लोहिया पर बोलने के लिए। मैं गया तो मैंने देखा छात्र संघ के हाल में सारे छात्र संघ अध्यक्षों की फोटो उठाकर कहीं फेंक दी गई, और जिनकी फोटो वहां से उठाकर फेंकी गई उन अध्यक्षों में से एक अध्यक्ष मनोज सिन्हा आज भारत सरकार में मंत्री है। एक दिन मिल गए, मैंने पूछा भाई कभी आपको गुस्सा नहीं आया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसके छात्र संघ का इतिहास है, और वहाँ के आप अध्यक्ष से आपकी फ़ोटो उठाकर फेंक दी गई और कहा जाता है कि फ़ोटो कहाँ है पता नहीं। तो साथियों, पूरे बनारस की राजनीति के लिए, नेताओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी, जो देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है वहाँ छात्र संघ नहीं है, छात्र संघ की कोई आज़ादी नहीं है, लड़कों को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है, ये तकलीफ़ की बात है। वहाँ से एक देश का आज़ादी के बाद जो देश का सबसे बड़ा युवा विद्यार्थी नेता हुआ उसका नाम देवव्रत मजूमदार था। 67 में एक अंग्रेजी हटाओ आंदोलन हुआ। अंग्रेजी भाषा नहीं, सार्वजनिक जीवन से, कोर्ट कचहरी से, शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करो। ये लोहिया की विचारधारा से प्रेरित आंदोलन था। देवव्रत मजूमदार बंगाली से, बंगला भाषी थे, लेकिन अंग्रेजी जाएगी उसकी जगह भारतीय भाषाएं आई थी, इसकी अपील सारे नौजवानों के मन में थी। उन दिनों एक नारा लगा था, मैं विद्यार्थियों को खास करके उस नारे की याद दिलाना चाहता हूँ। वो नारा लगाते हुए मैं भी जेल गया था। 67 में भी मैं देश भर में जेल गया हूँ, दिल्ली में। लेकिन सर, ना तो आप, ना राजनारायण जी, ना तो आप लोगों ने इंजेक्शन बेचे, ना सीमेंट की बोरियां बेची, कुछ आप लोग अच्छी चीजों में जेल नहीं गए। बस उसी बात पर मैं आ रहा हूं। देखो, राजनीति में अगर विचारधारा नहीं है, राजनीति में अगर आचार नहीं है, राजनीति में देश और जनता के प्रति अगर समर्पण नहीं है, राजनीति में कुर्बानी करने का मादा नहीं है, तो वो राजनीति नहीं है, वो देश को लूटने का धंधा है। और आज यही है। अगर मैं संक्षेप में आपको जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। ज्यादा समय लिए विजय जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं। इस देश में कई राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के पहले ये कहा, लाठियां खाई, ये कह के कि हम छात्र संघ बहाल करेंगे, नहीं हुए। इस देश में ये कहा गया कि साहब यूनिवर्सिटीज में छात्र राजनीति के नाम पर गुंडई होती है। अगर यूनिवर्सिटी में गुंडई होती है तो बाहर क्या होता है? सत्यनारायण की कथा तो नहीं ही होती होगी ना। तो छात्र कितनी गुंडई कर लेंगे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जिक्र हो रहा है, राजनारायण का जिक्र हो रहा है, जिन्होंने इस देश की सबसे ताकतवर राजनेता इंदिरा गांधी को रायबरेली में 1977 के चुनाव में पटखनी दी थी। जायंट किलर थे वो। उस समय ये बात असंभव मानी जाती थी। बड़े बड़े विपक्षी दलों के नेता फुसफुसा के बात किया करते थे जेलों में कि शायद जल्दी छूट जाएं। ऐसे दौर की ये बात है। और अब एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये है कि वहां के छात्रों को लाइब्रेरी मांगने पर रस्टिकेट कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि विद्यार्थियों को खूब पढ़ना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा करना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर
जिनके मंत्रालय के नीचे ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, सेंटर से ही चलती है ना, और आपका तो सांसद भी प्रधान सेवक है ना। और प्रकाश जावड़ेकर जी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी पत्नी भी शिक्षक हैं, कितना सुंदर माहौल होगा घर का। प्रकाश जी, नरेंद्र जी, ये विद्यार्थी लाइब्रेरी मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं किसी का सर फोड़ने के लिए, इनको लाइब्रेरी दीजिए। अभी ये शो शुरू होने से पहले उसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां यहां पर चेहरा ढांक के मीडिया से हमसे बात कर रही थी। ये डरी हुई लड़कियां थी। ये कैसा मुल्क बना रहे हैं हम, जहां लड़कियों को अपने हक की बात करने के लिए चेहरा छिपाना पड़ता है। कभी वो एसिड के डर से छिपें, कभी वो किसी और डर से। और वो लड़कियां क्या मांग रही हैं? सिर्फ इतना कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो लड़कों के लिए नियम हैं वही हमारे लिए रहें। जो लड़कों के लिए खाने के नियम हैं, हॉस्टल से निकलने के नियम हैं, वही हमारे लिए रहें। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी पढ़े तो उसको समान हक भी दिलाओ। ये बात गलत तो नहीं है ना? माँ गंगा के मानस पुत्र, महामना के मानस पुत्र आपका आह्वान कर रहे हैं। आप तो प्रधानमंत्री हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है इसको राजनीतिक मत लीजिए। वो बच्चियां, वो भारत, भविष्य की भारत माएं यहाँ पर बहुत डरते डरते कह रही थी, सर हम किसी विचारधारा से नहीं हैं। हमने उनसे कहा, बहन अगर किसी विचारधारा से भी हो तो कोई गुनाह नहीं है। इस देश की तो ताकत ही इसी बात में है ना। हर मजहब के लोग, हर जात के लोग, जब हम बनारस बोलते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि टोपी है कि टीका है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब घाट पर शहनाई बजाते थे बाबा महादेव के लिए, तब मजहब लंबा निकल जाता था, तब वो सिर्फ बनारसी रहता था ना। तो आप बनारस के पुत्र हैं, इन बेटियों की बात जरूर सुनिए। ये मंच मुझे बहुत मुफीद लग रहा है, इसलिए मैं पॉलिटिकल किस्सों को रोक के ये फरियाद कर रहा हूं। वो लड़कियां सर इतनी डरी हुई हैं प्रधानमंत्री जी कि वो कह रही हैं कि सर अगर मैं दुपट्टा हटाऊंगी तो मेरे वार्डन और प्रिंसिपल शायद मुझे एडमिट कार्ड ना दें एग्जाम के लिए। 2 महीने हैं सर, हमको ऐसे ही बने रहने दीजिए। सलाम बनारस की उन बेटियों को जो इतनी बंदिशों के बाद भी अपनी बात कहने के लिए इस मंच पर आई। सलाम बनारस को जो ऐसे ही बागी पैदा करता रहे, और सलाम बनारस के इस बुजुर्ग बेटे को भी जो आंखों में आंखें डाल के और पूरा दरेरा दे के कह रहा है कि हमारे वक्त की राजनीति राजनीति नहीं है, धंधा बना के छोड़ दिया है। जी पदमपति जी, आपकी बारी। अच्छा, और आप तो जा रहे हैं मिलने, हमारी बात कहिएगा, कहिएगा सर। अगर मुलाकात हुई तो, अगर मुलाकात हुई, माइक है सर। पदमपति जी, आप पत्रकार रहे हैं 40 से 1 वर्षों से। रहे नहीं हो, पत्रकार कभी मरता नहीं, पत्रकार अरे बिल्कुल साक्षात है, सदैव पत्रकार कभी बीतता नहीं है। कवियों के बारे में भी ये बात कही जाती है, विचार के बारे में भी। बहुत नेता हुए, एक नेता का तो हमने बहुत दिल्ली तक शोर है इस बार। एक कोई लोकल अखबार था, उसमें उनकी तस्वीर थी। रोड शो बहुत हो रहे हैं आजकल, जाम में नया जाम आ रहा है, देखें किसका 11 के बाद जाम लड़ता है। तो उसमें वो दादा थे, श्यामदेव दादा, बड़े चर्चे सुने हैं उनके, श्यामदेव राय चौधरी जी। मैं श्यामदेव दादा बोल रहा हूँ। कुछ उनसे जुड़ा किस्सा हो या किसी और राजनेता से जुड़ा तो बताइए सर। देखिए, किस्से तो बहुत हैं, समय बहुत कम है आपके पास। सच्चाई ये है कि मैं जिस मोहल्ले में, जिस गली में पैदा हुआ हूँ, उसका नाम है सरस्वती फाटक लाहौरी टोला। वो काशी विश्वनाथ मंदिर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है, और माँ सरस्वती की वहाँ प्रतिमा है, और जिसे स्थापित किया था आदि शंकराचार्य ने। तो उनका औरा और उनका प्रभामंडल, उनका प्रताप ऐसा है कि 200 मीटर के दायरे में एक से एक बढ़कर राजनेता, उपन्यासकार, साहित्यकार, पत्रकार, तमाम लोग हुए। ये काशी है, इसको आश्चर्य मत कीजिए, ये अड़भंगी काशी है, और यहाँ के लोग भी अड़भंगी हैं, इसलिए आप नाराज मत होइए। कतई नहीं। जी 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 जी, मैंने वही कहा। तो मैं जिस घर में पैदा हुआ, हमारे बाएं गंगा है 50 मीटर, और वहाँ लहरी प्रेस हुआ करता था। आपने सुना होगा बाबू देवकी नंदन खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री,
जो अय्यार उपन्यास के जनक कहे गए हैं, उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री, जिन्होंने चंद्रकांता और भूतनाथ संतति लिखी। तो हमारे घर, मेरा घर जो था वो ऐसे ही वातावरण से था। डॉक्टर संपूर्णानंद जो दूसरे चीफ मिनिस्टर काशी के हुए, यूपी के हुए और काशी के थे, और जिन्होंने विकास के नाम पर, अगर हम कभी बात करते हैं विकास की, तो हमें डॉक्टर संपूर्णानंद याद आते हैं, विजय में गलत नहीं हूं, और उसके बाद याद आते हैं पंडित कमलापति त्रिपाठी। ये माहौल जो था वहां, रोहित मेहता, आज की पीढ़ी शायद उनका नाम भी नहीं जानती, लेकिन उनका कद जो है प्रधानमंत्री के बराबर का था। अच्युत पटवर्धन, हमारे विजय भाई जानते हैं, कमलापति त्रिपाठी, दुर्गा प्रसाद खत्री, बच्चे बाबू, ये केवल उपन्यासकार नहीं थे, बल्कि ये सही मायने में राजनेता थे जिनका काम सेवा था। और जब गांधी जी ने कहा कि आप कांग्रेस छोड़ो, तो संपूर्णानंद तो नहीं छोड़े, लेकिन बाकी के जो रोहित मेहता, अच्युत पटवर्धन और बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री, बच्चे बाबू, इन लोगों ने कांग्रेस की तिलांजलि दे दी, कांग्रेस छोड़ दी और कहा कि अब हमें राजनीति नहीं करनी है, सेवा करनी है। तो मैं उस घर में पैदा हुआ जहां इस तरह की बैठकें हुआ करती थी। राजनारायण जी की अभी इन्होंने चर्चा की। राजनारायण जी के बारे में मेरी विचारधारा बचपन में कुछ दूसरी थी। कारण यह था कि राजनारायण जी केवल राजनेता नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े सामाजिक क्रांतिकारी भी थे। हमारे विजय भाई हमसे बुजुर्ग हैं, विजय भाई बताएंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर में हरिजन मंदिर प्रवेश, ये एक बहुत जबरदस्त आंदोलन था, आज की पीढ़ी नहीं जानती। और उसके अगुआ थे तो राजनारायण जी, जिनका काम था कि दलित लोगों को साथ में लेके दशाश्वमेध घाट जाना, वहां स्नान करना, और स्नान करने के बाद चंदन तिलक लगाना, और उसके बाद हर हर महादेव का नारा लगाते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर आना। और हमारे तथाकथित ब्राह्मण विद्वान और तमाम लोग दरवाजे पर खड़े रहते थे और उनका प्रतिरोध करते थे, विरोध करते थे। दोनों तरफ से गिरफ्तारियां हुआ करती थी। मैं एक अबोध बालक था, मैं भी दूर से देखा करता था, और उस समय जाति का ऐसा प्रभाव था, मुझे लगता रहा अरे राम 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 राम, ये क्या हो रहा है। लेकिन जो बड़ा हुआ तब मुझे समझ में आया राजनारायण जी की महानता क्या थी, कि बाबा विश्वनाथ की किसी जाति विशेष के नहीं है, बाबा तो सबके हैं, और उनके यहाँ तो अघोरी और भूत और सारे लोग रहते हैं। तो ये दलितों ने क्या अपराध किया है? ये महान दलित हैं कि जो आज भी इतना अत्याचार सहने के बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया और वो रहे, और उनको सम्मान दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो राजनारायण जी ने किया। जहां तक विकास की हम बात करते हैं, तो विकास के नाम पर कमलापति त्रिपाठी याद आते हैं, संपूर्णानंद जी याद आते हैं। ये संस्कृत विश्वविद्यालय देख रहे हैं आप, ये संपूर्णानंद जी की देन है। काशी के घाटों का जो आधुनिकीकरण किया गया था वो भी संपूर्णानंद जी ने कराया था। कमलापति त्रिपाठी की देन रेलवे स्टेशन है, जहां अब जरूर कुछ हो रहा है, लेकिन उसके पहले किसी ने भी, कमलापति के पहले और कमलापति जी के बाद किसी ने भी काशी की सुधि नहीं ली थी। गाड़ी के नाम पर एक गाड़ी हुआ करती थी, अपर इंडिया एक्सप्रेस। उसका एक किस्सा आपको सुनाता हूं। ये हमारे भाई साहब विजय नारायण बाबू, इनको किसी ने कह दिया कि अरे यार पदम जी तो देखो ये सीबीआई के आदमी हैं, इंटेलिजेंस के आदमी हैं। जबकि मैं रणभेरी छपवाता था। तो और ये विजय नारायण डर गए। और इत्तेफाक से मैं दिल्ली से आ रहा था और विजय हमको मिल गए। विजय मिल गए तो हम लोगों ने ट्रेन, उस जमाने में अपर इंडिया एक एक्सप्रेस, एक ट्रेन हुआ करती थी, वही राजधानी थी, वही सब कुछ थी। तो हम और ये दोनों साथ साथ सफर कर रहे थे, खाना साथ खाया, सब कुछ खाया। भदोई स्टेशन आया सुबह, तो बोले मैं आ रहा हूं पानी पी के, और ये तिड़ी हो गए, ये गायब हो गए। और मैं समझ गया कि ये सीबीआई का आदमी है, और इसके लिए बाद में हम लोगों की बड़ी दोस्ती हुई। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि जुमलेबाजी की अगर हम बात करते हैं तो मुझे एक जुमला याद आता है। 77 का शायद था वो चुनाव, और राजनारायण जी का इलाका था, चंद्रशेखर सिंह लड़ रहे थे, और उस समय एक नारा आया था, भागे रे हवा खराब हो। ये काशी का है, बड़ा जबरदस्त नारा आया था, याद है ना विजय? भागे रे हवा खराब हो, आज भी वो यूज किया जाता है। तो इस तरह के जुमलों का ये जुमलों की काशी रही है। और मेरा जहां तक अपना मानना है कि सत्यनारायण सिंह की बात की इन्होंने, सत्यनारायण सिंह की बात मैं आगे बढ़ाऊंगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं वो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताना चाह रहा हूं। शास्त्री जी का जन्म तो मुगल सराय में हुआ, उनका मकान पैतृक आवास है उनका वहां पर, लेकिन रामनगर में। लेकिन उन्होंने बचपन से लेकर जवानी हमारे मोहल्ले लाहौरी टोला में बिताई।
और हम आज भी उनको बहादुर भैया के नाम से जानते हैं। सादगी के प्रतीक थे और हिंदी शॉर्ट हैंड के संस्थापक, जन्मदाता पंडित निष्कामेश्वर मिश्र के वो शिष्य थे। और निष्कामेश्वर मिश्र बहुत गरीब परिवार के थे बहादुर भैया। तो उनको लेकर के जब वो आए घर पे तो अपनी पत्नी से कहा, भाभो तुम्हारा एक बच्चा और आया है। और हालत ये थी कि मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग लोग उनसे काम करवाते थे। एक दिन बगल में सोहनलाल मेहरोत्रा खत्री परिवार था, कहा, ए बहादुर पानी लेके आओ। उनसे देर हो गई तो गगरा खींच के दे मारा, यहां फट गया उनका। लेकिन बहादुर भैया चाहे मंत्री हुए हो, न मंत्री हुए हो, प्रधानमंत्री हुए हो, तब भी बहादुर भैया उस मोहल्ले में आना भूलते नहीं थे। तो जब प्रधानमंत्री हुए और वो आ रहे थे तो उस जमाने में इतना तामझाम नहीं था, सिक्योरिटी थी लेकिन ऐसी एसपीजी है ये सब शब्द ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा अरे सोना चाचा, अब देखो यार घाव अभी भी है। वो घाव दिखा तो गले दोनों लगे। और उनका एक सुदामा हुआ करते रहे, चौबे जी। हनुमान जी का मंदिर सरस्वती फाटक पे है और उसके वो पुजारी थे और इनके बाल सखा थे। तो शास्त्री जी आए और आने के बाद उनको निष्कामेश्वर जी के यहाँ जाना था, लेकिन पहले वो वहां गए। बोले, क्या यार चौबे, कुछ खिलाओगे नहीं? और दोनों सुदामा और कृष्ण ने दाल रोटी खाई सूखी। वो दृश्य आज भी भुलाए नहीं भूलता। तो ऐसे तमाम लम्हे, ऐसे बहुत कुछ हमारे पास जी, आप लोगों के पास बहुत कुछ है। बनारस के लोग अब जान गए हैं कि किन बुजुर्गों के पास राजनीतिक किस्सों की पोटली है, कब कब जाके उसमें से कुछ कुछ निकलवाना है। विजय जी, पदमपति जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग ये बताते रहते हैं तो हमें लगता है कि अभी भी राजनीति, मूल्य, ये सब चीजें हैं। ये परी कथाओं सा नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता जैसे लगता था ना कि छुटपन में कि परियां होती हैं, बड़े होते हैं तो पता चलता है नहीं होती हैं। कुछ दिनों में नेताओं का भी ऐसा हो जाएगा कि ऐसे भी नेता हुआ करते थे, फिर कहेंगे झुट्टे ही बता रहे थे, वो परियां वरियां नहीं होती हैं, भूत भी नहीं होते हैं।